टनल में हारेगी मुसीबत, जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगी जिंदगी। और अब इसमें बहुत देर नहीं लगने वाली है। हालांकि कल से हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं, इतने सारे एक्सपर्ट के वहां पहुंचने के बाद और ये बताने के बाद कि हम लगातार उस मलबे में से राह बनाते हुए आगे अपने पाइप्स को डालने में कामयाब हो रहे हैं। और शाम होते होते कल ये खबर आई थी कि लगभग 60 मीटर तक वो पाइप चला गया है। तो फिर तो सिर्फ 2 मीटर की बात चली थी, क्योंकि वो जो विड्थ जिसमें वो मलबा डला हुआ है, वो मलबा गिरकर पड़ा हुआ है, उसके बारे में तो ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 62 मीटर है। लेकिन बाद में ये पता चला कि एक गर्डर ने राह रोक दी थी 50वें मीटर में ही, और इस तरीके से 12 मीटर बाकी रह गए थे। अब क्योंकि वो गर्डर दूर हो गया, अब वो गर्डर काट दिया गया है गैस कटर के सहारे, तो अब ये कहा जा रहा है कि अब पाइप बहुत जल्दी अंदर होंगे। हालांकि 800 मीटर वाला जो पाइप डाला जा रहा था 900 mm वाले पाइप के अंदर से, वो 800 mm डाया वाला पाइप कहा यह जा रहा है कि थोड़ा डैमेज हो गया था, उसको सुधारा गया और फिर आगे की तरफ बढ़ाया गया है। तो अब जैसे ही अंदर, और क्योंकि जो प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स वहां पहुंचे हुए हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था कि इट्स लाइक वी आर सिटिंग एट द फ्रंट डोर एंड वी आर नॉकिंग एंड वी नो दैट दे आर एट द अदर साइड। इसका मतलब यह है कि वो लगभग वहां पहुंच गए हैं जहां पर दूसरी तरफ ये श्रमिक हैं, और बहुत जल्द उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो तैयारी होनी चाहिए साइमल्टेनियसली, वो भी अपनी जगह पूरे तरह इन प्लेस है। जैसे आप देख रहे हैं एम्बुलेंसेस वहां पहुंच चुकी हैं, साथ में आप ये देख रहे हैं कि वहां पर तमाम जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, एनडीआरएफ के डीजी वहां पहुंचे हुए हैं, साथ में आपने देखा जनरल वीके सिंह वहां पर मौजूद हैं, आपने देखा राज्य के मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं, गंगोत्री के विधायक वहां मौजूद हैं। और ये देखा जा रहा है कि उसके बाद एक बार, ठीक है ये डिले हो रहा है, कई चीजें अपने हाथ में नहीं है, लेकिन एक बार श्रमिक जब बाहर आ जाएं तो उनको किस तरीके का फर्स्ट एड चाहिए, सेकेंडरी या टर्सरी, जिस तरीके की उनके ट्रीटमेंट के लिए मदद चाहिए, उसको होने में, उसको करने में देरी ना हो। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करके आपको इस समय के हालात की और बेहतर तर्जुमानी करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये वहां का हाल समझने के लिए, वहां की स्थिति समझने के लिए आपको जरा मैं ये दिखाता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये समझ पाएंगे इस एनिमेशन के जरिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए, कि ये सब चल कैसा रहा है ऑपरेशन जिंदगी। वैसे मेरे साथ आप यहां जिनको देख रहे हैं, डॉक्टर दीपक रहेजा है, मशहूर मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, और साथ में उनके पास ज्योतिषीय अंतर्दृष्टि उनको और प्रोफाउंड बनाती है अपने काम में, और उनसे मैं बड़ा प्रभावित हूं। बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में मेरे। लेकिन यहां पर मैं आपसे दर्शकों को ये दिखा दूं कि किस तरीके से ये काम चल रहा है। जरा ये देखिए, यहां पर आप देखेंगे टनल ढही, 41 मजदूर फंसे, रेस्क्यू शुरू हुआ। ये 12 नवंबर की बात है, दीपावली में जब हम और आप उत्सव मना रहे थे, उस समय देखिए मजदूरों के लिए बड़ी मुसीबत आई, लेकिन उसके आगे उन्होंने हार नहीं मानी। देखिए उसके बाद किस तरीके से रेस्क्यू के काम को आगे बढ़ाया गया। हमारी मशीनरी भी गियर अप हुई, छोटी मशीन से मलबे के ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ, लेकिन लगा कि इससे काम पूरा नहीं होगा, तो अमेरिकन ऑगर मशीन बुलाई गई, उसको एयरलिफ्ट करके पहुंचाया गया वहां पर। और जब एक ऑगर मशीन से काम नहीं चला तो इंदौर से एक दूसरी ऑगर मशीन लाई गई, और इसके जरिए पाइप को अंदर डालने का काम शुरू किया गया। ड्रिल करना, मलबे के जरिए, मलबे के थ्रू ड्रिल करना, मलबे के अंदर से ड्रिलिंग करते हुए पाइप को अंदर इंसर्ट करना और पाइप को वहां तक पहुंचाना जहां ये मजदूर है। यही काम अभी चल रहा है। वर्कर्स को निकालने के लिए इलाके का सर्वे किया गया। 18 नवंबर, तारीख दर तारीख क्या क्या हुआ, मैं आपके सामने वो डेवलपमेंट्स रख रहा हूं। रेस्क्यू के लिए 12 दिन और 12 प्लान, किस किस तरीके से यहां युक्तियां लगाई गई, जुगत लगाया गया, दिमाग लगाया गया, इंजीनियरिंग का दिमाग लगाया गया। और एक बात और बता दूं आपको, यहां जिन देवता का मंदिर था, उस मंदिर को रीस्टैब्लिश किया गया। उस मंदिर को पहले हटा दिया गया था, उस मंदिर की दोबारा स्थापना हुई, और वर्कर्स ने बाद में जाकर उनकी पूजा अर्चना कर, यहां तक कि प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स वहां पहुंचे तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। तो कुछ है ऐसा सुपरनैचुरल जो आपको उस समय ताकत देता है और आपको यह अश्योर करता है कि आप अपने काम में आगे बढ़ें और आपको उसमें मदद मिलेगी। ये तस्वीरें भी जरा आप देख लें। पहला दिन, दूसरा दिन, लगातार 12वें दिन तक हम आपको लेकर आ रहे हैं। हर दिन की कहानी ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। मजदूर फंसे, कैसे पाइप से ऑक्सीजन भेजी गई, तीसरे दिन क्या हुआ वो भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से वहां से ये तस्वीरें आई और दुनिया को ये बताया कि वहां के चैलेंजेस मुश्किल हैं। पाइप से रेस्क्यू की प्लानिंग हो रही थी। अमेरिकन ऑगर की एंट्री होती है, ये होता है चौथे दिन। 5वें दिन ये तस्वीरें आती हैं जो दुनिया को ये कहती हैं, ये बताती हैं, ये एंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए ली गई तस्वीरें, जिनमें से दुनिया को ये पता चलता है कि चलिए लोग अंदर हैं और सेफ हैं। 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां और आज 12वां दिन। असल में 11वें दिन ये समझा जा रहा था कि शायद ये कवायद पूरी हो जाएगी और मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे, लेकिन बीच में एक गर्डर ऑब्स्टेकल बन गया। डॉक्टर दीपक से मैं आपको मिला चुका हूं, और अब बाकी के जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं उनके साथ भी बहुत जल्दी से आपका परिचय करा के उनसे बातचीत करते हैं। प्रोफेसर विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट, वो हमारे साथ हैं। और इसके अलावा अतुल गर्ग साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं दिल्ली फायर सर्विस के। और
इसके अलावा राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि मशहूर आर्किटेक्ट हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सबका। और सबसे पहले तो मैं राजीव सर आपसे यह समझना चाहता हूं, हालांकि इट इज लाइक यू नो हैविंग समथिंग इन द रेट्रोस्पेक्शन, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या शुरुआत में जब ये काम चल रहा था एस्केप टनल का ध्यान रखते हुए चीजें एग्जीक्यूट की जाती तो ये नौबत ना आती क्या? बिल्कुल सही। देखिए, मुसीबत तो आनी ही है ऐसा समझ के काम किया जाता है। किसी भी इंजीनियरिंग कंपनी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी पकड़ के ही काम करना चाहिए और जैसे काम आगे बढ़ता जाता है उसको एस्केप रूट बनाते रहना चाहिए। ये जो एस्केप रूट इन्होंने कभी बनाया नहीं, सोचा नहीं, ये सोच के कि हो जाएगा, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है सर। जब भी काम आगे बढ़ता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ एक एस्केप रूट बनाया जाता है और वर्कर लोगों की नियम के हिसाब से 8 घंटे में ड्यूटी बदलती है, लोग आते जाते रहते हैं। मेरा ये कहना है कि आप ऐसा सोच के चल ही नहीं सकते कि मुसीबत नहीं आएगी। राइट। इन्होंने मुसीबत को फेस करने के लिए जो तैयारियां थी वो नहीं की, इसीलिए आज ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर, और मैं दोहरा देता हूं अपने दर्शकों के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। आपको यहां से सबक लेना पड़ेगा, सिर्फ रेस्क्यू नहीं करना पड़ेगा, आने वाले दिनों के लिए सबक लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके देश में कहीं ना कहीं इस तरीके के काम चल रहे होंगे। और अगर आपने शुरुआत में ही तमाम प्रोज एंड कॉन्स पर विचार करके जो उसके लिए ऑप्शनल तरीके हैं उसको पहले से प्रीएम्प्ट जिसको करना कहते हैं वो नहीं किया तो आपके लिए मुसीबत होगी। मेरे साथ विनोद सर भी जुड़े हुए हैं। विनोद सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अपने रिपोर्टर्स के साथ एक बार फिर से अपने दर्शकों का परिचय करा देता हूं। राकेश पांडे, लगातार आप देखिए फोन हो या आसपास, लगातार अपनी निगाहें दौड़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि आपके लिए क्या खबर कहां से पकड़ सकते हैं और तुरंत पहुंचा सकते हैं। बरखा इसी तरीके से लगी हुई है, दिन रात इन्होंने नहीं देखा अब तक अपडेट पहुंचाने के मामले में। और शुक्र की बात यह है कि इनकी ये जो मेहनत है आज सफल होने वाली है और आज ये तमाम श्रमिक जब बाहर निकलेंगे, मुझे मालूम है मेरे रिपोर्टर्स भी एक मीलों लंबी सांस लेने वाले हैं राहत की। इसी तरह अभिषेक सिन्हा, वो अपनी बीमारी डेंगू के बाद वो अभी रिकवरेट कर ही रहे थे और देखिए इस तरीके के मिशन में वो भी दिन रात लगे हुए हैं आप तक रिपोर्ट पहुंचाने में। ये तीनों रिपोर्टर्स, उनके पास मैं चलूंगा, लेकिन पहले विनोद सर आपके पास आ रहा हूं। डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जो तमाम ड्रिल्स की जाती हैं, जो हम ड्राई रन्स होते हुए देखते हैं, जो इस तरीके की चीजों को प्रीएम्प्ट करने के हिसाब से की जाती हैं, आप उसको कितना हमारे, क्योंकि कहा जाता है स्वीडन, नॉर्वे, जहां ये टनलिंग बहुत एक्सटेंसिवली होती रहती है, वहां हालांकि ये बड़े मैच्योर माउंटेन है वहां के, हमारे जैसा ये जैसा हिमालयन रॉक्स कही जाती हैं कि अभी ये वर्जिन है, वहां वो हाल नहीं है, फिर भी वो ड्राई रन्स किए जाते हैं, ड्रिल्स की जाती है। हमारे देश में क्या हाल है? नहीं, हमारे यहाँ भी आप देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिमालय के बारे में कोई हमारे पास बहुत ज्ञान है। आप देहरादून में ही लें तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है जो कि पूरे हिमालय की जियोलॉजी से वाकिफ है। लेकिन ये जो ये कच्चा पहाड़ जिसे हम कहते हैं, ये यंग माउंटेन है और यहाँ पे जो जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो सब डिफरेंट हैं। तो इसमें इतने वेरिएशन हैं पूरे हिमालय में। अगर 2500 किलोमीटर की आप बात करें तो, लेकिन उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल, उत्तराखंड की जियोलॉजी पूरी नोन है। और अगर आप, मैं जैसे कि वाडिया की बात कर रहा हूं इतनी, और हमारा जो माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, दे आर वेरी नॉलेजेबल। तो आप ये कह रहे हैं सर कि वी हैव फैक्टर्ड इन एवरीथिंग, हमने सारा कुछ फैक्टर इन किया, हमारे नॉलेज में, हमारे रिसर्च में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं उसके बावजूद हो जाती हैं। कंपनीज को जो लोग काम करते हैं उनको मिलना चाहिए। और दूसरा लेसन ये है कि अगर पॉलिटिकल विल हो, चूंकि हमने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी हर रोज, सबसे महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर, ये पॉलिटिकल विल, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सनल इंटरेस्ट लेना, पुष्कर धामी से लगातार उनका बातचीत करते रहना, राज्य के मुख्यमंत्री से, और चीजों को मोबिलाइज करना। इसीलिए हमको यहां अर्नोल्ड डिक्स भी दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ऑगर मशीन भी दिखाई दे रही है, और वो भी एयरलिफ्ट करके यहां पर पहुंची और लोगों को बचाने के लिए विल दिखाई दे रही है, पॉलिटिकल विल, सबसे महत्वपूर्ण बात। लेकिन एक बात मैं जरा अतुल सर से भी समझ लूं और उसके फौरन बाद में डॉक्टर दीपक आपके पास आऊंगा एक अपडेट लेने के बाद राकेश से, कि अतुल सर, ये क्योंकि आप फायर डिपार्टमेंट में इस तरीके के ड्रिल्स से अक्सर रूबरू होते होंगे, जहां सघन इलाके से, घने इलाके से, मुश्किल इलाकों से लोगों के रेस्क्यू के संदर्भ में चीजें होती होंगी। यहां के जो हालात आप देख रहे हैं, कितना उसके करीब या उससे अलग पाते हैं आप? देखिए, कोई भी रेस्क्यू हो, प्रॉब्लम सब में सेम आती है। आपको दो चीजें एस्टेब्लिश करनी होती है। नंबर 1 कि लोकेशन ऑफ विक्टिम, जो लोग फंसे हुए कहाँ हैं, और दूसरा जो है
उसका ये है कि आप कम्युनिकेशन चैनल उससे जो है आप इस्टेब्लिश करें। तो कम्युनिकेशन आई थिंक आवाज नहीं आ रही है सर, आ रही है, गो अहेड प्लीज सर। अच्छा, तो कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करें, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश होने से जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है। आदमी को लगता है कोई आ गया है, उसको बचाने के लिए लोग बाहर हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं वो लोग बात कर लेते हैं। हम भी किसी भी कोई जैसे 5 स्टोरी बिल्डिंग कोई कोलैप्स होती है तो सबसे पहला काम होता है कि वी हैव टू फाइंड ए लोकेशन, कहाँ वो विक्टिम है, और उससे सबसे पहले कम्युनिकेशन चैनल करते हैं, उसको बताते हैं कि बेटा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम सब हैं, डोंट वरी। तो ये दोनों चीजें यहाँ एस्टेब्लिश हो चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रात तक ये सभी लोग बाहर आ जाएंगे। अब कोई डरने वाली बात नहीं है। जब तक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर, जिस दिन वो एंडोस्कोपिक कैमरा गया, लोगों के चेहरे दिखे, घर वालों ने भी राहत की सांस ली और उन लोगों को भी ये लगा। ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश करना। उस दिन बेशक वो बाहर ना आए हों, लेकिन उनको फीलिंग उतनी ही राहत की आई होगी जैसे वो बाहर आ गए हों। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। लेकिन राकेश के पास एक अपडेट के लिए मैं जा रहा हूं और उसके बाद डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूं। गो अहेड राकेश, आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है राकेश। मैं आता हूं राकेश, अभी आपको थ्रू करते हैं, वापस आपके पास आते हैं। लेकिन बरखा बता रही है इस समय का अपडेट वहां से, बताइए बरखा जल्दी से। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो दिनेश जी यहाँ पर पहुंचे थे और उसके साथ साथ में डीजी एनडीआरएफ भी उनके साथ में मौजूद थे, वीके सिंह जो हैं वो भी। डीजी एनडीआरएफ से जब बातचीत हुई है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण उनसे बातचीत इसलिए क्योंकि एनडीआरएफ की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर उस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाएगी। उन्होंने बताया है कि अंदर जाकर मुख्यमंत्री ने वहां पर मजदूरों से बातचीत की है। बातचीत जब यहाँ पर की गई है तो उसमें ये प्लान फाइनल किया गया है कि जिनकी तबियत ज्यादा खराब है, देखिए दिनेश जी, उनको ये कहा गया है कि आप पहले अंदर देखें किसकी तबियत ज्यादा खराब है, ताकि उसी शख्स को सबसे पहले वहां से जो है बाहर पुल किया जाएगा। पूरी तैयारी की जाए। उन्होंने कहा है कि देखिए अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई परेशानी नहीं आती है तो शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन बशर्ते किसी तरह की समस्या ना खड़ी हो। क्योंकि कल से देखिए अवरुद्ध जो है वो उत्पन्न यहाँ पर हो रहे थे, सामने आ रहे थे, जिनसे बाढ़ जरूर पाली गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि आखिरी पाइप जो है, आखिरी जस्ट छोर तक बस हम आखिर तक पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में वो कर्मवीर जो है वो बाहर होंगे, जिनके लिए पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर कर ली गई है। क्या ऐसे सेग्रीगेट किया जा सकता है? क्या पहले ही लोगों से वहां कम्युनिकेट करके उनसे उनके सिम्टम्स जान के वो कैसा महसूस कर रहे हैं या उनको क्या शारीरिक या मानसिक तकलीफ है, क्या उनको पहले ही सेग्रीगेट किया जा सकता है कि किसको फर्स्ट एड की, किसको सेकेंडरी या टर्शरी एड की जरूरत है? ये डॉक्टर साहब हमको बताएंगे। डॉक्टर दीपक, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो मानसिक चैलेंजेस जो उन्होंने इतने दिनों तक फेस किए हैं और उसका असर जाहिर है शरीर, और ये विशेष सर्कल जैसा हुआ होगा। क्या वहां पर बात करते हुए उनके निकलने के पहले उनको सेग्रीगेट किया जा सकता है? देखिए, ये जो पीरियड है इसमें कई तरह की मानसिक प्रतिक्रियाएं इन लोगों के, इन श्रमकारियों के मन में हुई होंगी। पहली स्टेट ऑफ शॉक से लेके उभरते एक प्रोत्साहन और एक जंग रूपी प्रोत्साहन के साथ उसको फाइट करना। यहाँ पे ये जो श्रमकारी हैं ये पैसिव रहे, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, और उस पीरियड में जब कम्युनिकेशन नहीं था तो इनके दिमाग में कई तरह की चीजें उतार चढ़ाव आए होंगे। और यहाँ उनका ये समझना बहुत जरूरी था कि बाहर से एफर्ट्स में कमी नहीं है, यहाँ पे वो विश्वास और आस्था बहुत जरूरी थी। क्या डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन वो कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश हुआ होगा उस दिन के बाद से उनकी तबीयत में सकारात्मक तब्दीलियां आई होंगी? निश्चित रूप से, बिकॉज उस वक्त उनको समझ में आया कि चाहे प्रशासन था, चाहे कोई भी और एफर्ट थी, यहाँ पे 2 नहीं 5 नहीं 10 से 12 एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेट कर रही हैं। जैसा आपने कहा कि पीएमओ डायरेक्टली इसको ओवरसी कर रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है और एक तरह का वहां पे वॉर जोन बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जिस दिन से चैनल एस्टैब्लिश हुआ, कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश हुआ, ये बात रीइंफोर्स की जा रही है जो अभी सर ने बोली कि इसके बाद से उनको बहुत राहत, और अब वो इस बारे में धैर्य के साथ थोड़ा इंतजार करने के लिए भी तैयार है कि ठीक है वक्त लग रहा है लेकिन उनको आखिरकार बाहर निकलना है। राकेश के पास एक इंपॉर्टेंट इनपुट है, पहले भी गए थे हम लेकिन तब बातचीत नहीं हो पा रही थी। कहिए राकेश। नहीं दिनेश जी, मैं करीब 10 मिनट पहले इशारा कर रहा था, कुछ तस्वीरें हमारे सामने थी, मैं उन तस्वीरों को दिखाने के लिए, क्योंकि उससे पहले बरखा ने जो इनपुट दिया था कि एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने ये कहा था कि सब कुछ ठीक गति से चल रहा है और बहुत मुमकिन है और सब कुछ अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आज हम रेस्क्यू कर लेंगे। दरअसल हुआ क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो तस्वीरें तो आप गुजर चुकी हैं। एनडीआरएफ के कोई बड़े अधिकारी आए थे, जो एनडीआरएफ का कैंप था वहाँ पर उन्होंने वो पहुँचे, उनको वहाँ पर रिसीव किया जवानों ने, कुछ ब्रीफिंग दी है और उसके
उसके बाद उनकी गाड़ी आगे चली गई, वहां से 5 जवानों को अपने साथ लेकर वो फिर से अपने अंदर गए हैं। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण होती जाती हैं, क्योंकि जो जवान है, जो अधिकारी हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें इतनी दूरी से, चूंकि अंदर एक्सेस नहीं है, वही हमें स्टोरी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कितना ऑपरेशन के करीब है, ये सब कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये तस्वीरें ही तय करेंगी। बार बार एनडीआरएफ के जवानों का जाना, एनडीआरएफ के डीजी का ये कहना कि आज हम रेस्क्यू करने की स्थिति में हैं, अगर सब कुछ ठीक तरीके से चलता रहा तो। इसके बाद बार बार एनडीआरएफ के जवानों की ड्रिल, बार बार एनडीआरएफ के कम से कम 2 बार ऐसा हुआ कि एनडीआरएफ के किसी अधिकारी की गाड़ी वहां पर आई है, बाकायदा उन्होंने कुछ ब्रीफिंग दी है, 5-5 जवानों को अपने साथ लेकर अंदर गए हैं। ये सब कुछ इस बात की ओर इशारा करता है कि हम बिल्कुल आखिरी दौर में हैं। नंबर 1 बात जो तस्वीरों के लिए मैं लगातार हैंड वेव कर रहा था। दूसरी बातचीत यह है कि लगातार इस तरीके की बातें, जानकारी जो दी गई है, जो आप टैप करने की बात कर रहे थे कि आवाज आई तो लगा कि हम बहुत करीब हैं। गैस कटर का भी जब इस्तेमाल किया जा रहा था तो उस दौरान भी ऐसी जानकारी आई कि शायद धुआं दूसरी ओर जा रहा था, तो उधर से चूंकि जो कम्युनिकेशन का चैनल है उनसे बातचीत हुई तो उधर से भी ये जानकारी मिली। तो मतलब ये टीम को लगा कि हम शायद बहुत करीब हैं और किसी भी वक्त जो बीच की जो बाधा थी, जो दूर कर ली गई थी, आखिरी पाइप डालते ही और बीच का मलबा हटाते ही पूरा रूट क्लियर हो जाएगा, पैसेज क्लियर हो जाएगा और एक बार ग्रीन सिग्नल मिलता है उसके बाद सबसे बड़ी भूमिका एनडीआरएफ की होगी। इसीलिए अगर कोई सबसे ज्यादा इस समय एक्टिव है तो एनडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के अधिकारी। तो आपके पास लौटते हैं राकेश, हमारे संवाददाता राकेश, बरखा और अभिषेक वहां से लगातार जानकारी दे रहे हैं और हमारे साथ यहां जुड़ा हुआ है एक पूरा एक्सपर्ट पैनल जो आपको बता रहा है हर एक पहलू से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। इस पर लगातार निगाह बनी हुई है और हमसे बेहतर इसकी कवरेज आप कहीं नहीं देख रहे हैं, इसलिए कहीं जाइएगा मत, फौरन